हिंदी पत्रकारिता की 2 शताब्दी की अपनी एक विकास यात्रा। इन 200 साल की परंपरा में हिंदी पत्रकारिता ने अनेक परिवर्तन देखे। देश के आज़ादी के आंदोलन में अपनी एक महती भूमिका निभाने के साथ साथ स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता ने राष्ट्र के निर्माण में और अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को बड़ी प्रखरता के साथ उठाया। डीडी राजस्थान के सृजन कार्यक्रम में आज हम हिंदी पत्रकारिता के इन्हीं विविध परिदृश्यों पर बातचीत कर रहे हैं। देश में पत्रकारिता और संचार माध्यमों से जुड़े हुए अनेक दिवस प्रमुख हैं। 29 जनवरी पत्रकारिता दिवस, 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस, 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस, 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वातंत्र्य दिवस। बहुत सारे दिवस मनाने की परंपरा रही है और इन्हीं दिवसों के बहाने हम पत्रकारिता और संचार माध्यमों की समकालीन स्थितियों को लेकर के उनकी समीक्षा करते रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े हुए विशिष्ट विद्वान विदुषी उपस्थित हैं। मेरे बिल्कुल पास बैठे हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, जो पिछले लंबे समय से लेखन, समीक्षा और साहित्य के विविध विधाओं में निरंतर लिख पढ़ रहे हैं। उन्हीं के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में शिक्षक डॉक्टर रेणु व्यास और प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर यश गोयल हमारे साथ में है। चर्चा की शुरुआत अग्रवाल साहब आपसे करेंगे। जी। साहित्य और पत्रकारिता का एक बहुत गहरा संबंध रहा है। आज़ादी के उस दौर में अनेक ऐसे लेखक साहित्यकार थे जो कहीं न कहीं पत्रकारिता से भी जुड़े रहे, या यूँ कहें कि ऐसे पत्रकार थे जो कहीं साहित्य की विधाओं के साथ भी जुड़े रहे। क्योंकि आपका साहित्य और पत्रकारिता दोनों से बहुत निकट का संबंध रहा है, तो आप इन दोनों के अंतर संबंधों को किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। अगर मैं अतीत पर दृष्टिपात करूं तो मैं पाता हूं कि कम से कम हिंदी में साहित्य और पत्रकारिता के बीच कोई द्वैत का भाव नहीं रहा है। हमारे अधिकांश साहित्यकार किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने पत्रकारिता के कर्म का और धर्म का बहुत अच्छी तरह निर्वाह किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे विभिन्न विधाओं में और विभिन्न विषयों में विशेषीकरण बढ़ने लगा, तब साहित्य और पत्रकारिता 2 अलग अलग चीजें हुई। लेकिन इस भेद के बावजूद मुझे लगता है कि अंततः रहा यही कि हर साहित्यकार कहीं न कहीं भीतर से पत्रकार रहा और हर पत्रकार की कामना रही कि साहित्य में उसे मान्यता मिले, और जितने अच्छे पत्रकार हमारे यहाँ रहे उनका साहित्य में भी स्थान रहा। एक और बात डॉक्टर साहब मुझे लगती है कि साहित्य जीवन से अपना खाद पानी ग्रहण करता है, पत्रकार भी वहीं से अपनी भी सामग्री लेता है। असल में दोनों का कच्चा माल तो एक ही है, लेकिन साहित्य उसमें संवेदनाएं और जोड़ देता है और जो घटनाएं हमारे चारों तरफ घटती हैं उन्हें आपकी अनुभूति का अंग बनाकर प्रस्तुत करता है, और अच्छी खबर भी वही होती है जो कहीं हमारी संवेदनाओं पर दस्तक देती है। तो इस तरह साहित्य और पत्रकारिता दोनों मुझे एक दूसरे में घुले मिले, एक दूसरे से गलबैयां करते हुए लगते हैं। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारी विधाएं भी ऐसी हैं जो दोनों जगह आम हैं और दोनों जगह जिन पर बहुत सारा काम हुआ है। पत्रकारिता की विधाओं को साहित्य ने आगे बढ़ाया। जी जी। और साहित्य विधाओं को पत्रकारिता के माध्यम से गतिशीलता मिली। अग्रवाल साहब, पत्रकार की दृष्टि होती है आज पर और साहित्यकार की दृष्टि होती है जीवन मूल्यों की तरफ। मुझे लगता है कि ये एक दोनों का एक प्रमुख बिंदु है जहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस आज को ही जब वो संवेदनाओं का रंग डालकर गाढ़ा करता है तो वो जीवन मूल्य वहां से निकालता है, लेकिन आज के बिना तो जीवन मूल्य नहीं आ पाते हैं ना। अग्रवाल साहब, आप क्या सोचते हैं? संयोगवश आप पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। आपने साहित्य के अनेक विधाओं में निरंतर लिखा है और पत्रकारिता तो आपका एक लंबे समय से आपने हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्रों में काम किया, एजेंसीज के साथ काम किया। आप इस सारे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं?
देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें बहुत क्लियर हैं। जहाँ तक साहित्य पत्रकारिता है और पत्रकारिता है, दोनों में संबंध जरूर है। पत्रकारिता जो है लिटरेचर इनहारी है, तत्काल लिखा जाना है, शीघ्रता में लिखा गया है, इसको लिटरेचर इनहारी कहते हैं पत्रकारिता को। और जो साहित्यिक पत्रकारिता है वो नीचे का काम है, आराम से बैठ के आप लिखिए, पर दोनों जुड़े हुए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि साहित्यकार ही अच्छा पत्रकार हो सकता है या पत्रकार अच्छा साहित्यकार हो सकता है, क्योंकि दोनों की अनुभूति और संप्रेषण और राइटिंग स्किल और दूसरी विशेषताएं बहुत अलग अलग होती हैं, पर दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, पर समय के अनुसार बदलती है। पर अभी इन दिनों आप अगर देखें पत्रकारिता में, हिंदी पत्रकारिता में, इंग्लिश पत्रकारिता में साहित्य जो है बहुत प्रोमिनेंट स्पेस ले रहा है हर विषय पे। आप संडे की रविवारी अंक देखिए, रविवार अंक में जो साहित्य पेज था वो फ्रंट पेज पे आ गया जैकेट के रूप में। क्यों आया? और एक ही विषय पे पूरा पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखे जाते हैं। और जो मतलब साहित्यिक विषयों पर मेरे ख्याल जैकेट्स नहीं प्रकाशित हो रहे हैं, वो मूल रूप से जो राजनीतिक या जो समकालीन, मेरा उसी पे टिप्पणी करना है कि वही एक वो भी साहित्य है। साहित्य की सिर्फ कहानी, व्यंग या कविताएं नहीं है। साहित्य है समग्र रूप से किसी विषय की वस्तु पाठक को देना, जो कि न्यूज से देता है अलग है, तो उसका फर्क तो पड़ रहा है। अच्छा वेणु जी, आपको नहीं लगता, जैसा गोयल साहब ने बात की कि साहित्य को एक बहुत व्यापक परिदृश्य में देखने की, लेकिन एक दौर था, क्योंकि आप तो साहित्य के आप अध्यापक हैं, एक दौर था जब विशेष साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी और साहित्य भी प्रचुर मात्रा में, जो मुख्य मूल रूप से साहित्य है, कविता, कहानियां, उपन्यास, हमारे 80 पत्रिकाएं धारावाहिक उपन्यास भी छापे हैं। आज दैनिक पत्रों ने वो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो एक साहित्य के अध्यापक के रूप में आपको क्या महसूस करते हैं कि समकालीन पत्रकारिता है उसमें इन साहित्यिक विधाओं को या उसमें साहित्यिक स्वरूप है वो किस प्रकार का बदल रहा है या उसको और अधिक उसने गति दी है? जैसा आपने कहा कि सरस्वती नाम की पत्रिका हिंदी साहित्य में बहुत एक मील का पत्थर है, और हिंदी कहानी की शुरुआत सरस्वती पत्रिका से ही होती है, और आधुनिक कहानी ये पत्रकारिता की ही देन है हमारे हिंदी साहित्य में। और लेकिन इसके साथ साथ पत्रकारिता ने फीचर, रिपोर्टाज जैसे कई नई विधाएं साहित्य में दी हैं। जैसे हर्ष जी ने कहा कि जैसे कि यश जी ने कहा कि ये तात्कालिकता में शीघ्रता में लिखा हुआ साहित्य है पत्रकारिता, लेकिन तूफानों के बीच रंगे रातों में जो रिपोर्टाज लिखा है, आज हम उसको आज भी उतनी ही संवेदनशीलता से पढ़ सकते हैं। वो एक महान साहित्यिक मूल्य भी है, लेकिन एक थोड़ी सी गिरावट जो हमारे ज्यादा प्रसार संख्या का दावा करने वाले जो अखबार हैं उनमें साहित्य की जगह कम होती जा रही है, और जो थोड़ी बहुत जगह मिलती है उसमें भी साहित्यिक जो चीजें, कविता, कहानी आती है, उनका स्तर गिर रहा है। तो ये चिंता की बात है। लेकिन अब तक के 200 साल के इतिहास में पत्रकारिता और साहित्य का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। अग्रवाल साहब, अभी रेणु जी ने बात की सरस्वती की, मुझे लगता है उसके और पहले जाए भारती दुर्गादी नाम है, उन्होंने चाहे वो कविवचन सुधा है, बाला भोजनी जो उनकी पत्रिकाएं थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, उनके माध्यम से साहित्यिक विधाओं के साथ साथ, जैसा गोयल साहब ने कहा कि साहित्य व्यापक परिदृश्य, उसमें इतिहास भी था, दर्शन भी था, लेकिन जीवन के सारे पक्ष थे। वो जो पूरी की पूरी एक परंपरा रही साहित्यिक, उसको आज के संदर्भ में आप किस रूप में उसका मूल्यांकन करेंगे? डॉक्टर साहब, एक तरह से तो मैं देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि अब भी उसी परंपरा का निर्वाह हो रहा है। अभी डॉक्टर गोयल जो बात कह रहे थे, अगर उस जमाने में वो सब चीजें लिखी गई थी, तो आज जब विस्तार से कुछ आमुख कथाएं अखबारों में आती है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं समाज को, राजनीति को, अर्थ को, संस्कृति को उस तरह से समझने और विश्लेषित करने का प्रयास है। लेकिन आज क्योंकि बाहरी परिदृश्य इतना बदल गया है और बाजार और व्यावसायिकताएं इतनी हावी हो गई है और पत्रकारिता भी बहुत बड़े व्यवसाय का रूप ले चुकी है, तो वहाँ सारी नजर मुनाफे पर और बाजार पर भी होने के कारण जिन गंभीर चीजों की हम अपेक्षा उसमें करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उससे मुनाफा नहीं है, तो वो उससे विरत होते जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा झुकते जा रहे हैं जिनसे उन्हें मुनाफे की संभावनाएं हैं। तो हम जैसे गंभीर लोग थोड़े निराश भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक व्यावसायिक मजबूरी के तहत वैसा हो रहा है।
गोयल साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दो तरह की स्थितियां आ रही है। जो पहले जो साहित्यिक पत्र थे, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ मीडिया संस्थान थे, उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाएं निकाली, साहित्यिक विधाओं को भी उन्होंने शुरू किया। अब वो विशुद्ध साहित्यिक पत्र तो धीरे धीरे खत्म हो गए, और जो हमारे इस समय साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र आ रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक जो प्रधानता है उनके कंटेंट में, उसको महत्व दिया है। और जो दैनिक पत्र है उसमें, जैसे आपने संडे सप्लीमेंट्स की बात की, उसमें कभी कभी कहानियां, कविताएं वो छाप रहे हैं। लेकिन इस सारे दौर में जो मुनाफे के साथ, व्यावसायिकता के साथ अग्रवाल साहब ने पत्रकारिता को जोड़ा है, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या मुनाफा और व्यावसायिकता के कारण पत्रकारिता की जो गंभीरता, उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, और जो उसके साहित्यिक प्रवृत्तियों से हमारी अपेक्षाएं थी, या जो गंभीर पाठक की अपेक्षाएं थी, वो किन कसौटियों पर आप महसूस करते हैं, कसना चाहेंगे? सर, सब में जो मूल परिवर्तन आया है वो स्पीड का है जी। स्पीड इतनी सुपरसोनिक हो गई है पत्रकारिता की कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आई मीन वन कैन नो आई मीन अबाउट द कंटेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप कहीं भी चले जाएं, एक सेकंड में आपको चीज पता चल जाती है। जो स्पीड है पत्रकारिता की बहुत जबरदस्त है, और लिटरेचर की वो स्पीड नहीं है। लिटरेचर आराम से पढ़ा जाने वाला साहित्य है। वो पत्रकार, वो अखबार के माध्यम से जुड़ा हो, मैगजीन के माध्यम से जुड़ा हो। अच्छा, दूसरा जो है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, पाठक वर्ग जो है वो व्यवसायिकरण की तरफ बढ़ रहा है। अखबारों में जो मैगजीन्स पहले आती थी, जैसा आपने शुरू में कहा, टाइम्स, मतलब जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान थे वो अच्छी अच्छी साहित्यिक मैगजीन निकालते थे, धीरे 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 वो सब बंद हो गई। उनका कारण ये है कि व्यवसायीकरण, पैसा उतना नहीं मिलता, उतनी आय नहीं होती उन चीजों से, और पाठक वर्ग कम हो रहा है। ऐसा नहीं है साहित्य नहीं पढ़ा जाता। आप राजस्थान में जयपुर का उदाहरण ले लें तो लिटरेचर फेस्टिवल इतना बड़ा होता है कि हजारों लोग रोजाना उसमें विजिट करते हैं और साहित्य के प्रति अपना रुझान देते हैं। अब वही बात अगर अखबार में तक आए, मैगजीन तक आए, तो व्यवसायीकरण उस पर आ जाता है, हावी हो जाता है। फर्क कहीं नहीं है, फर्क सिर्फ है डिमांड का और सप्लाई का, कि आज किसको क्या चाहिए। अगर किसी को आज व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, न्यूज चाहिए या साहित्य चाहिए, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, ब्लॉग्स इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लिखे जा रहे हैं, सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन मैगजीन्स अवेलेबल है, ऑनलाइन नॉवल, पूरा लिटरेचर मौजूद है, वेबसाइट सारी, जिससे सारी चीजें उपलब्ध है। गोयल साहब ने एक बात कही, डिमांड और सप्लाई का मामला है। क्या आपको लगता है कि संचार माध्यम जो पाठ की आवश्यकताएं हैं, उनकी रुचि है, उसके अनुरूप अपना कंटेंट तैयार करें, या कहीं मीडिया संबंधी संस्थानों पर यह दायित्व है कि वो जनरुचि के परिष्कार का भी काम करें? क्या महसूस करते हैं शिक्षक के रूप में? मीडिया का बहुत मीडिया और पत्रकारिता, इनका बहुत बड़ा काम है कि जनरुचि का परिष्करण भी करें, क्योंकि कोई भी साहित्य, चाहे आज से 100 साल पहले का हो, आम लोगों के उतनी पहुंच में नहीं था, फिर भी वो चर्चा में था, क्योंकि ऐसा लोग लाए थे पत्रकारिता में। भारतेंदु का जैसे पहले नाम लिया है, वो साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। उनके बाद अगली पीढ़ी माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, निराला, प्रेमचंद, ये सब प्रथम श्रेणी के साहित्यकार और प्रथम श्रेणी के पत्रकार थे। इनके बाद जो नई पीढ़ी आई आजादी के बाद वाली, और ये सब पहले वाले लोग स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो इनके पास एक दिशा थी। आजादी के बाद एक नई पीढ़ी आई, अज्ञे है, रघुवीर सहाय है, धर्मवीर भारती है, ये सब भी प्रथम श्रेणी के साहित्यकार और प्रथम श्रेणी के पत्रकार दोनों थे। इनके बाद एक और जिनको विशिष्ट पत्रकारिता की क्षमता से लैस पत्रकार कहेंगे, राजेंद्र माथुर है, प्रभाष जोशी है, लेकिन इनकी भी साहित्यिक रुचियां बड़ी सुसंस्कृत थी, तो इन्होंने पत्रकारिता को साहित्य से जोड़े रखा। लेकिन आज पत्रकार प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन वो मैनेजर ज्यादा होते हैं खबरों के बजाय किसी समाज को साहित्य और संस्कृति से जुड़ी हुई कोई नई दिशा देने के। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण, जैसे पहले अग्रवाल साहब ने बताया, कि बड़ी पूंजी का अखाड़ा बनती जा रही है पत्रकारिता। जो कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है पत्रकारिता का, उससे एक तो संपादक नाम के पद का नगर आप क्या कहेंगे? पत्रकार, जैसा आपने एक आक्षेप लगाया कि मैनेजर हो गए हैं और संपादकीय संस्थाओं का तेजी से क्षरण हो रहा है, तो जो पत्रकारिता उस आजादी के दौर में इतनी उसमें वैचारिक ताकत थी कि उसने विदेशी सत्ता को बाहर निकाल दिया, एक इतना बड़ा योगदान दिया। जो बलिदान इस देश के क्रांतिकारियों का रहा, इस देश की आजादी में, मुझे लगता है कि जो कलमकार थे, पत्रकार थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जो आपकी टिप्पणी है, आपको क्या लगता है अपने अनुभव से
कि क्या वो सारा मैनेजरल खेल हो गया है, या वो संपादकीय संस्था या पूंजी, उसमें क्या क्या महसूस करते हैं? बहुत छोटी सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। आजादी से पहले या आजादी के तुरंत बाद ये पत्रकारिता एक मिशन के रूप में थी, लोग मिशनरी थे, है ना। वो अपने जीवन का मिशन प्रोफेशन ज्यादा है, मोर ऑफ प्रोफेशन देन मिशन। हमें जो पत्रकार को जो पूर्ति करनी है वो अखबार की तो करनी है, पर जो संस्थान की आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप भी लिखना है या परोसना है। तो ये मिशन नहीं है, प्रोफेशन है। जहाँ प्रोफेशनलिज्म है वहाँ सब शर्तों के साथ, सब विचारधाराओं के साथ आपको मेल मिला के चलना पड़ेगा। और जो जितने नाम रेणु जी ने गिनाए बहुत महान लोग थे, सब थे, पर मूल रूप से वो साहित्यकार थे। और साहित्यकार आज डायरेक्ट मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति नहीं है किसी सभी बड़े बड़े सत्संग के साथ भी जुड़े रहे जो 1947 से पहले लोग थे वो सब स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो बाद में वो सब फ्रीडम रहे। तो अनिवार्य साहब, मिशन, प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म जो गोयल साहब ने बात की, क्या लगता है आपको जो व्यावसायीकरण है, या क्या पत्रकारिता के लिए खतरा है, या पत्रकारिता को और बेहतर बनाने के लिए जो आज का दौर है व्यवसाय की हम बात करते हैं, क्या मैसेज? मैं अभी तक की सारी बात को बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, और मैं ये पाता हूँ कि हम लोगों के मन में एक आकांक्षा अब भी यह है कि पत्रकारिता एक मिशन के रूप में काम करे, लेकिन स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि अब वो एक बड़ा व्यवसाय बन गई है। अब जो तंत्र है, काम तो उसी के भीतर होगा। मेरी आकांक्षा की कोई परवाह करे ये बहुत संभव मुझे नहीं लगता है। तो रहेगा तो वो एक व्यवसाय ही। अब उस व्यवसाय के भीतर क्या और कैसे अच्छा हो सकता है देखने की बात यह है, और यह भी है कि क्या अच्छा हो रहा है। प्रोफेशनलिज्म देखिए अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। जो काम बड़े ढीले ढाले ढंग से हो रहा था, अगर वो आज प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है तो किसको आपत्ति, उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। लेकिन उसमें क्या मूल्यों का ह्रास हो जाए, मूल्य गायब हो जाए, सारे आदर्श तिरोहित हो जाए, क्या ये स्थिति हमें स्वीकार्य होगी? अब इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे बिंदु की तरफ ले जाऊं। आप देखेंगे हमारे अधिकांश लोकप्रिय समाचार पत्रों में जो नगर परिशिष्ट हैं वो किस तरह की भाषा परोस रहे हैं। वो उसको उन्होंने नाम दे दिया इंग्लिश, और लगता है कि उसमें कुछ थोड़ा सा हिंदीपन होने के अतिरिक्त सारी अंग्रेजी है। अब वो क्या भाषा के साथ ये व्यवहार स्वीकार्य होना चाहिए? मैं मानता भाषा केवल समाचार पत्रों की बात नहीं है, ये जो नई संस्कृति रेडियो पर आई है, ये एफएम संस्कृति जिस तरह का है, वहां पर अगर भाषा इसी तरह की प्रयुक्त हो रही है। रेणु जी, आपको क्या लगता है, आप तो एक भाषा के शिक्षक हैं, जिस तरह की एक भाषा विकसित हो, भाषा को हम बहता हुआ प्रवाह मानते हैं, भाषा पे जब इस तरह के बांध बन जाएंगे शायद भाषा खत्म भी हो सकती है। तो आपको एक शिक्षक के रूप में आप कितने व्यथित या चिंतित या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं इस नई तरह की भाषा का प्रयोग जो संसार माध्यमों में हो रहा है? जब जीवन की भाषा बदलेगी तो पत्रकारिता की भी भाषा बदलेगी और साहित्य की भी भाषा बदलेगी। लेकिन जो समाचार पत्रों के सप्लीमेंट आ रहे हैं उनकी भाषा जीवन की भाषा भी नहीं है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि महारानी कॉलेज की गर्ल्स ने फ्रेंडशिप डे या यूथ वीक सेलिब्रेट किया। अब की में और किया के अलावा हिंदी कहाँ है? गर्ल्स की जगह छात्राएं एक प्रचलित शब्द है और हम आम तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक जिसे कहेंगे कि अंग्रेजी अखबारों की भद्दी नकल में जो हिंदी अखबार अपना कबाड़ा कर रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। जो आम बोलचाल में शामिल हो गए अंग्रेजी के शब्द, उनको अगर शामिल किया जाए अगर पत्रकारिता की भाषा में, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। गोयल साहब, आप क्या महसूस करते हैं जो भाषा का नया स्वरूप विकसित हो रहा है? क्योंकि आपका तो पत्रकारिता में लंबी आपने अपनी पारी खेली है और खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो समय का प्रवाह, इतने सारे नए नए विषय हमारे सामने आ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शोध हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को जिस तरह से इन पत्रिकाओं को व्यक्त करना पड़ रहा है, तो अखबार में एक नई भाषा करता है। भारतीयों के समय की जो भाषा थी वो शायद बाद में नहीं रही। फिर आज़ादी के बाद नया तरह का विकास हुआ, राष्ट्रीय विकास की चुनौतियाँ, एक नई तरह की भाषा विकसित हुई। आज जब हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं तो एक नई तरह का भाषा संस्कार विकसित हो रहा है। तो आपका जो पूरा अनुभव रहा, आप इस बदलते स्वरूप को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो खासतौर से जो सिटी एडिशंस हैं
उनमें जो भाषा उपयोग की जा रही है कोलिकल लैंग्वेज यूज की जा रही है, जो आम बोलचाल की भाषा है, जो आसानी से उस पीढ़ी को समझ में आए, जो उनका लक्षित समूह है वो उसको समझ सकें। तो कोलिकल लैंग्वेज में, स्लैंग्स में अगर कोई लिखी जा रही है तो मैं तो सोचता हूँ अच्छी बात है। वनस्पति आप ऐसे ऐसे शब्द के उत्सव बनाया गया, वो सेंटेंस ही फ्रेम नहीं होगा। हम अगर उसको भाषा की दृष्टि से देखें तो बात दूसरी है, परंतु वो बहुत रोचक है, लोगों को बहुत मनोरंजन देती है। एक एक मतलब बहुत सोच समझ के उस पर पत्रकार मेहनत करता है। अच्छा, जैसे रेणु जी ने पहले कहा, मुझे जरा उस पर अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने कहा आज पत्रकार जो है मैनेजर है। मैनेजर नहीं है, पत्रकार ही है, पर उसको मैनेज कोई कर रहा है जो संस्थान के अंदर है। वो कमर्शियल साइड का आदमी है जो पत्रकार को मैनेज करवा रहा है कि आपको ये करना है, क्योंकि आजकल हर अखबार में कॉमर्शलाइजेशन इस लेवल पर है कि जैसे शिक्षा है, मेडिकल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंट जर्नलिज्म में आ गए हैं। प्रिंट जर्नलिज्म में, जब प्रिंट जर्नलिज्म है तो जो मैनेजर कहेगा वो आपको पत्रकार को करना पड़ेगा, ना कि जो चाहेगा वो करेगा। और जहां तक आपने ये कहा लैंग्वेज का, लैंग्वेज उसमें बुरी नहीं है, बहुत रोचक है, उस पीढ़ी के लिए बहुत रोचक है जो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है कि आपके लिए वही लिखा जा रहा है जो आप बोल रहे हैं कॉलेज में या लाइफ में। अग्रवाल सर एक चीज है, हाँ, वैसे जो दशा और दिशा है पत्रकारिता, उस पर मैं कहना चाहूंगा दशा और दिशा दोनों बहुत सुदृढ़ है पत्रकारिता के। कुछ चुनिंदा अखबारों को छोड़ दें आप, जो टॉप के अखबार होते हैं हर स्टेट में, हर शहर में, उनको अगर छोड़ दें तो लघु पत्रकार की श्रेणी में आ जाते हैं, जिनकी प्रसार संख्या बहुत सीमित रह जाती है। उनकी दशा देखने लायक होती है, उनके पत्रकारों की दशा देखने लायक होती है, उनके रीडर की दशा देखने लायक होती है। तो वो उनकी दिशा ही नहीं है वो, परंतु दशा जो उनकी कंडीशंस है जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं, दोनों ही मालिक भी और पत्रकार भी, बावजूद उसके वो वही परोस रहे हैं जो आज की जरूरत है। तो वो है, उसकी वजह ये भी है कि क्षेत्रीय पत्रकारिता बहुत जबरदस्त हावी हो गई है। रीजनल जर्नलिज्म इतना हावी हो गया है कि अगर आप यहाँ से शहर से दूर जाएंगे तो आपको जयपुर का बारे में नहीं मिलेगा। तकनीक का प्रभाव है, जिस तरह से नई तकनीक विकसित हुई है, अखबारों ने अपने बहुत संस्करण निकालने शुरू किए। दिल्ली के अखबार राजधानियों में आए, जो राज्यों की राजधानी के अखबार दूसरे राज्यों में पहुंचे, तो नई तरह का विस्तार हम देख रहे हैं। लेकिन जो बात आपने की, वो कई बार एक कुछ विरोधाभास लगता है कि जो पत्रकारिता के पेशे में है वो ये कहते हैं कि हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर अपना लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या जब भी इस तरह की मंच पर बातचीत होती है उस भाषा को लेकर के बड़ी आलोचना होती है। तो अंततः क्या मतलब, मुझे लगता है कि इस तरह के सर्वे या शोध की गई कि लोग ये पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका अनुभव क्या कहता है जिस तरह की? डॉक्टर साहब, मुझे ये लगता है, अगर मेरे मित्र डॉक्टर गोयल ये कह रहे हैं कि ऐसी भाषा बोली जाती है, तो मैं एक विचार ये करना चाह रहा हूँ कि हम चार लोग यहाँ बैठे हैं, हम चार लोग वैसी भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग भी कोई वो जयशंकर प्रसाद के जमाने वाली भाषा, जो उसका समूह है, टारगेट ग्रुप है, वो शायद मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला युवा, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो है, हाँ, उसका एक अलग तरह का वर्ग है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि अभी अंग्रेजी के प्रति हमारे मन में एक अलग तरह का मोह है, और हम एक समूह को लुब्ध करना चाह रहे हैं, लुभाना चाह रहे हैं कि देखो हम तुम्हें अंग्रेजी ना बना रहे हैं, तुम अंग्रेजी तुम्हें आती वाती नहीं है, लेकिन चलो कुछ तुम ज्यादा अंग्रेजी बोल लोगे तो तुम अपने आप को आधुनिक और सफल और अग्रिम पंक्ति का समझने लगोगे। ये इस तरह की एक आकांक्षा पूरा बाजार उनके मन में जगाना चाह रहा है और उनको लुभाना चाह रहा है। सामने बाजार की बात की, और जिस तरह से तकनीक का विस्तार हुआ है, इससे नया बाजार भी पैदा किया है। जैसा अभी आपने कहा कि सब कुछ आप एक इंटरनेट पर आजकल उपलब्ध है, तो ये डिजिटल दुनिया है। हम टेलीविजन पर दिन भर खबरें देख रहे हैं, रेडियो पर दिन भर हम खबरें सुन रहे हैं, दूसरे दिन अखबार क्यों पढ़ें? शायद कभी कभी मन में ये बात आती है, क्योंकि सारी जानकारी हमको तो है। तो इस सारे दौर में जो ये चुनौती मिली है तकनीक की, आपको क्या लगता है बहुत संक्षेप में कि जो पत्रकारिता का भावी स्वरूप है वो किस रूप में होगा? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कहा, अग्रवाल साहब ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाषा में जो परिवर्तन आ रहा है, ये भाषा का परिवर्तन सिर्फ हिंदी पेपरों में नहीं आ रहा, इंग्लिश पेपर्स में भी है। आप सरकारी विज्ञापन उठा करके देख लीजिए, आधे हिंदी में लिखे हुए होंगे, अंग्रेजी विज्ञापन, वो परिवर्तन उसमें भी आ रहा है। सारे के सारे जो कोर्स हैं, जो राजनेता कह रहे हैं, फिल्म बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं, वो सब कोर्स में हिंदी में भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोग उसको पसंद करते हैं। क्योंकि जो उसमें इंप्रेशन और जो सेंसिटिविटी है वो शब्दों की तभी आती है जब वो उसी भाषा में लिखे जाए। एक तो रेणु जी, आपको क्या लगता है, बहुत संक्षेप में, जो भी समय हो रहा है, तो आप बहुत संक्षेप में बताएं कि आपको क्या लगता है कि भावी स्वरूप पत्रकारिता का होगा इस नई तकनीकी दौर में? तकनीकी
रूप से पत्रकारिता और ज्यादा समृद्ध होगी, लेकिन वो अपने विचार और भाव को भी उतना ही संरक्षित कर पाएगी। चलिए, उस परिचर्चा से निष्कर्ष निकला कि हिंदी पत्रकारिता का भविष्य है वो सुनहरा है, और आज के दौर में पत्रकारिता चाहे भाषा के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर और विशेष मुद्दों को उठाने के स्तर पर अपनी एक पूरी सक्षमता के साथ, व्यावसायिकता के साथ काम कर रही है। समय समय पर जो हमारा सामाजिक मूल्यों का क्षरण जब और क्षेत्रों में हुआ है, उससे भी पत्रकारिता भी प्रभावित हुई है। इस उम्मीद से कि आने वाले समय में हमारे संचार माध्यम और पत्रिकाएं आम आदमी के जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सकेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Thank you.